नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल बोल रहा हूँ। लाल किताब ग्रामर सीरीज के अंदर मैं आपको फिर से स्वागत करता हूँ। जो हम लोग अभी चला रहे हैं इस सीरीज के अंदर ग्रामर के ऊपर चला रहे हैं और 1941 में ग्रामर पे क्या लिखा हुआ है वो बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और आज मैं उसको बिना टाइम वेस्ट किए मैं पेज नंबर 3 पे आता हूँ कि क्या लिखा हुआ है उसमें। लाल किताब 1941 पेज 3। पहला जो शब्द है ऊपर में जो लिखा हुआ वो तहमीद है। तमहीद। तमहीद का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। कि लाल किताब क्या है उसका इंट्रोडक्शन है, प्रस्तावना है, या हम इसको प्रियम्बल ऑफ लाल किताब भी कह सकते हैं। इस तरीके से इसका मतलब है। अब उसके बाद नीचे क्या लिखा है, लाल किताब तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे तीसरा हिस्सा से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली लाल किताब के ये 1941 आने से पहले 2 वॉल्यूम पहले आ चुके थे। एक तो था फरमान, लाल किताब 1939 जिसको फरमान बोलते हैं, और एक था लाल किताब 1940 जिसको अरमान बोलते हैं। और लाल किताब में ये हिदायत दी गई थी कि आप जब भी लाल किताब पढ़ेंगे तो अरमान और फरमान दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। जब फरमान नंबर 1 पढ़ेंगे तो अरमान नंबर 1 पढ़ेंगे, फरमान नंबर 2 पढ़ेंगे तो अरमान नंबर 2 पढ़ेंगे। ऐसे इकट्ठा जब दोनों को पढ़ेंगे तब उसका मतलब पूरा समझ में आएगा। क्योंकि लाल किताब जो है वो इल्म सामुद्रिक है या इल्म क्याफा है। तो इल्म सामुद्रिक का मतलब होता है कि हस्तरेखा और जन्म कुंडली दोनों को साथ लिया गया। तो अरमान फरमान के अंदर एक में जन्म कुंडली के बारे में ज्यादा बताया गया, एक में हस्तरेखा के बारे में ज्यादा बताया गया। खासकर फरमान में हस्तरेखा, अरमान में जन्म कुंडली, ऐसे उसमें डिवीजन किया गया। और दोनों को एक साथ लेके चलने वाली जो विद्या है वो लाल किताब। और यहाँ पे लाल किताब तीसरा हिस्सा कहने का मतलब यहाँ पे ये इसका थर्ड वॉल्यूम नहीं है, ये बेसिकली एक कंसाइज वॉल्यूम है। यानी कि अरमान फरमान में जो लिखा हुआ था उन दोनों को मिला के जो शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा हुआ है कंसाइज वॉल्यूम, वो इसका ये तीसरा हिस्सा है। और यहाँ पे हस्तरेखा के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की गई। मैंने 1941 किताब यही इसलिए थी कि ये एक तो कंसाइज में लिखा हुआ है और दूसरा इसमें ज्यादा हस्तरेखा की चर्चा नहीं की गई है। अब अपन आगे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लाल किताब है ज्योतिष निराली जो किस्मत सोई को जगा देती है। फरमान पक्का दे के बाद आखिरी दो लफ्जी में जहमत हटा देती है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि लाल किताब एक जो है बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की ज्योतिष है या एकदम निराली ज्योतिष है जो किस्मत सोई को जगा देती है। तो इसमें कंसेप्ट है किस्मत का ग्रह, कि कौन सा ग्रह जो है किस्मत का ग्रह है, कौन सा खाना को जगाने वाला ग्रह है, कि कौन से भाव को हम जगा दें, कौन से किस्मत के ग्रह को जगाने वाला ग्रह भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बात इस कंसेप्ट को बहुत लिया गया कि हम अपनी किस्मत को या किसी खाने को कैसे जगाएं। तो वो बात यहाँ पे बताई गई है दोहे के अंदर, जो किस्मत सोई को जगा देती है। ये इस तरह की विद्या है। फरमान पक्के दे के बात आखिरी, फरमान अरमान फरमान जैसे मैंने बताया कि जो इसकी ग्रामर है, ग्रामर को अरमान फरमान बोला जाता है। उसको पूरा ग्रामर इसमें दी गई है, 100% ग्रामर दी गई है। उसको अगर आप पूरा सीख लेंगे, दो लफ्जी से जहमत हटा देती है। दो लफ्जी यानी दो लफ्जी का मतलब है लफ्जी, लफ्जी का मतलब लफ्ज शब्द, यानी कि बहुत क्लियर कट तरीके से ये आपकी जो कंफ्यूजन है, जहमत जो है वो हटा देती है। यहाँ पे दो लफ्जी का जो दूसरा मतलब है वो ग्रहफल और राशिफल का है। यहाँ लाल किताब जो है ग्रहफल और राशिफल के कंसेप्ट से चलती है। और ग्रहफल राशिफल का जो कंसेप्ट है उसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ हमारे कुंडली के अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं या ऐसे रिजल्ट्स हैं जो ग्रहफल के हैं। ग्रहफल का मतलब जिसका रिजल्ट बदला नहीं जा सकता, और राशिफल का मतलब जिसका रिजल्ट हम बदल सकते हैं, जिसका रिजल्ट हम उपायों द्वारा या अपने कर्मों द्वारा उसमें चेंजेस अपने अनुरूप लाया जा सकता है, उसको राशिफल बोलते हैं।
तो ये ग्रहफल राशिफल का जो कंसेप्ट है, इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है लाल किताब में। और ये बार बार इस बात को लगभग आप जितना भी ग्रामर पढ़ेंगे तो बार बार इस बात को दोहराया गया। तो यही बात यहाँ पे शुरुआत की गई है, इंट्रोडक्शन में यही बताया कि दो लफ्जी से जहमत हटा देती है। शर्त राहु केतु की सातवें भी तोड़ी, जन्म राशि को मिटा देती है। जन्म राशि भी वो मिटा देती है। लगन एक का हिंसा लेकर जो खत्म 12 को वो कर देती है। तो यहाँ पे जो बात बताई गई है, हेलो, हाँ, तो यहाँ दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। शर्त राहु केतु की सातवीं भी तोड़ी, जन्म राशि भी वो मिटा देती है। तो जन्म राशि यहाँ पे मिटा देती है। आपने जैसे मेरा पहला वीडियो जिसमें लाल किताब कुंडली कैसे बनाते हैं वो बात यहाँ बताई गई है कि वहां पे राशि का कंसेप्ट हटा देते हैं। लगन एक का हिंसा लेकर जो चलती खत्म 12 में वो कर देती है। तो ये मैं आपको जो मेरा सबसे पहले वाला वीडियो था, जन्म कुंडली लाल किताब जन्म कुंडली कैसे बनाते हैं, वो वाली बात बताई गई है कि कैसी राशि को हटा के हम 1 से 12 खाने में ग्रह को बिठा देते हैं। है बुनियाद रेखा क्याफा से चलती, फलादेश ज्योतिष बता देती। यानी कि इसकी जो बुनियाद है वो क्या है, रेखा क्याफा। रेखा क्याफा का मतलब हो गया हस्तरेखा। हस्तरेखा की यहाँ बात हो रही है, उसका क्याफा का मतलब हो गया अनुमान लगाना, लक्षण, क्या लक्षण है। तो ये लाल किताब जो है ये लक्षण पे चलती है। अनुमान हम लगाते हैं कि किसी के जीवन में कोई घटना घट गई है तो वो घटना किस ग्रह से संबंधित हो सकती है, तो उस ग्रह से हम उसके फ्यूचर इवेंट्स को बता देंगे। तो इसलिए इसको क्याफा भी बोला जाता है, इल्म में क्याफा भी बोला जाता है। तो है बुनियाद रेखा क्याफा से चलती, फलादेश ज्योतिष बता देती है। यानी कि हस्तरेखा से भी और जन्म कुंडली से दोनों मिला के ये ज्योतिष बता देती है। हवाई ख्यालों को एक तरफा करती, खड़ा घोड़ा चंद्र को कर देती है। खड़ा घोड़ा चंद्र को कर देती है का मतलब यहाँ पे ये हो गया, चंद्र यहाँ पे इल्म है, इल्म एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं। खड़ा घोड़ा का मतलब अलर्ट, अलर्ट कर देती है आपको। हवाई ख्यालों को एक तरफा करती है। हवाई जो ख्याल है, जब हम अपनी कल्पना करते हैं कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जो फ्यूचर को लेके बड़ा ही कंफ्यूज माइंड में रहते हैं, उसको ये एक तरफा कर देती है। यानी कि वो उसको मिटा देती है और आपको एक एक अच्छा सा अनुमान, एक बहुत परफेक्ट अनुमान ये बता देती है। ये बात यहाँ बताई गई है। ना 27 नक्षत्र ना पंचांग गिनती, धूला राशि 12 को वो देती है। यानी कि यहाँ पे जो है 27 नक्षत्र को भी नहीं ले रही है ना, और पंचांग भी हम नहीं लेते। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हम ना नक्षत्र ले रहे हैं, ना पंचांग ले रहे हैं, ना राशि ले रहे हैं। राशि को भी भुला देती है ना, हमने राशि मिटा दी थी। सिर्फ पक्का घर 12 आखिरी लेते, ग्रह 9 से किस्मत बता देती। तो ये जो लाइन है ये इसके बेसिस ऑफ लाल किताब है। मैं जन्म कुंडली, बेसिस ऑफ लाल किताब जन्म कुंडली, क्योंकि लाल किताब तो हस्तरेखा में भी चल रही है और भी बहुत सारे सिस्टम है लाल किताब के अंदर जो सिंक किए गए हैं, जो उसमें मिलाए गए हैं। लेकिन जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही बात बताई गई है कि यहाँ पे जो है मतलब पक्का घर 12, पक्का घर 12 का मतलब हो गया हाउस रिजल्ट, यानी कि सिर्फ हाउस की बात की गई है और उसके बाद 10 प्लैनेट्स की बात की गई, बस हाउस और प्लैनेट्स की बात की गई। इस सिर्फ इस दो कॉम्बिनेशन से ही पूरी ये किस्मत का हाल बता देती है। ये बात यहाँ बताई है। जन्म वक्त दिन माह उम्र साल सब कुछ इल्म नाम को भी उड़ा देती है। इस्म नाम, इस्म नाम, इस्म नाम को भी उड़ा देती है। फक्त रेखा फोटो या कोठे की कुंडली जन्म में चंद्र बना देती है। अच्छा, इसमें ये इसी के साथ था। जन्म वक्त दिन माह उम्र साल सब कुछ इस्म नाम को भी उड़ा देती है का मतलब है कि जब हम लाल किताब कुंडली बनाते हैं तो उसमें हमने, क्योंकि राशि को तो हमने वहां से मिटा दिया है, तो जब राशि मिटा देते हैं केवल हाउस और प्लैनेट रह जाते हैं, तो फिर आप जन्म वक्त दिन माह, कौन से महीने में उसका जन्म हुआ है, कौन सा दिन है, या ये मतलब उस कुंडली का क्या जेंडर है, या क्या उसका जो उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज है वो हम उसमें से पढ़ नहीं सकते।
बता नहीं सकते कुंडली देख के, लाल किताब कुंडली देख के सकते हैं। आप अगर वैदिक कुंडली देखेंगे, आपके पास वैदिक कुंडली आई है, तो आप उसको रिवर्स कैलकुलेशन करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप ये बता सकते हैं कि उसका कौन सा जन्म दिन है या कौन सा जन्म वक्त है। आप उसकी सारी बात बता सकते हैं, लेकिन लाल किताब कुंडली बनाने से आप ये बात नहीं बता सकते। ये बात यहाँ बताई गई है। बाकी वैसे लाल किताब के अंदर जन्म वक्त का ग्रह है, जन्म दिन का ग्रह है, और वहां पे उम्र को बहुत यूज किया गया है, क्योंकि 35 साल चक्कर में उम्र को यूज किया गया। तो इस तरीके से ये बात तो हम नहीं कहेंगे कि इसको यूज नहीं किया गया, यूज तो किया गया है, इन प्रॉपर्टीज को तो यूज किया गया, लेकिन ये हम कुंडली से निकाल नहीं सकते, रिवर्स कुंडली, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। अब आगे चलते हैं। फक्त रेखा, फोटो या कोठे से कुंडली। फक्त रेखा का मतलब हो गया यहाँ पे हस्तरेखा, हस्तरेखा से आप कुंडली बना सकते हैं। फिर फोटो, फोटो से, फोटो का मतलब हो गया चेहरा, चेहरा या दिमागी खाने। लाल किताब में ये कंसेप्ट भी है, चेहरा या दिमागी खाने से भी आप कुंडली बना सकते हैं। कोठे की कुंडली यानी मकान कुंडली, मकान कुंडली तो बहुत ही पॉपुलर है, सभी जानते हैं कि लाल किताब में मकान कुंडली बनती है। मकान को देख के भी आप कुंडली बना सकते हैं। जन्म में चंद्र बना देती है, यानी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दो बनती है। जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली का जो कंसेप्ट है, तो जन्म कुंडली कैसे बनती है तो सबको पता ही है। चंद्र कुंडली जो है, जैसे वैदिक में चंद्र कुंडली होती है, वो वाली यहाँ कुंडली नहीं है। यहाँ चंद्र कुंडली जन्म कुंडली से ही बनाई जाती है, उसका एक अलग कंसेप्ट। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि जो पाराशर में चंद्र कुंडली है, उसकी यहाँ चर्चा नहीं की गई है। यहाँ चंद्र कुंडली बिल्कुल अलग तरीके से बनती है। और ये जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली का यहाँ लिखने का मतलब अगेन ग्रहफल और राशिफल है। चंद्र कुंडली राशिफल की होती है, जन्म कुंडली ग्रहफल की होती है। ये बात भी यहाँ इंडिकेट की गई है, इशारा किया गया है। अब क्या लिखा है? लिखत जब विधाता किसी को हो शक्ति, लिखत जब विधाता किसी को हो सकती, उपाय मामूली बता देती। अब देख लीजिए, ये जो बात यहाँ है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे लिखत जब विधाता किसी को हो शक्ति, यानी कि वही बात है कि जो विधाता ने जो लिखा है आपको, जो हुक्मनामा आपके पास आया हुआ है, जिस हुक्मनामा से आप पैदा हुए हैं, जो कुदरत ने आपके लिए जो किस्मत लिख दी है, उस किस्मत में जो शकी पार्ट है, शकी का मतलब यहाँ पे है जो कंफ्यूजन है, जिसके हम ये सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उस तरह का रिजल्ट है, जिसका शकी रिजल्ट है, जिसमें कई तरह की संभावना वाले रिजल्ट हैं। उस रिजल्ट को, उस शकी वाले ग्रह, उस ग्रह को हम पकड़ लें जो शकी है, जो दो तीन तरह के रिजल्ट दे सकते हैं, उस ग्रह को आप पकड़ के उससे संबंधित उपाय करके आप अपने मतलब वाला काम निकाल सकते। ये बात यहाँ बताई। तो जो बात मैं अगेन बार बार बता रहा हूं कि जो बार बार लाल किताब के अंदर ग्रहफल और राशिफल की बात की गई है, तो ग्रहफल जब हम निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये रिजल्ट को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकते, वो ग्रहफल। और राशिफल जब हम निकालते हैं तो हम ऐसा ग्रह को निकालते हैं जो राशिफल का हो, यानी कि उसका जो रिजल्ट है वो शकी है, वो आपके फेवर में भी जा सकता है, अनफेवर में भी जा सकता है। जो प्लैनेट आपके फेवर और अनफेवर में जा सकते हैं, उस प्लैनेट का ही हम उपाय कर सकते हैं। ये बात यहाँ बताई गई है। जो आपका प्लैनेट फिक्स रिजल्ट दे रहा है, उसका उपाय हम यहाँ नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे बार बार इंपॉर्टेंट तरीके से बताई गई कि लिखत जब विधाता किसी को हो शक्ति को आप बिल्कुल नोट कर ले, है, उपाय मामूली बता देती है। अब आगे चलते हैं। इसी बात को आगे बताया, ग्रहफल राशि के टुकड़े दो करती या रेखा में मेखा लगा दो। अगेन वही बात यहाँ पे बताइए कि ग्रहफल और राशि, राशि का मतलब है ग्रहफल और राशिफल, जो मैंने अभी आपको बताया कंसेप्ट कि ग्रहफल राशिफल ये दो टुकड़े करती है। हर बार जब भी हम कुंडली को पढ़ना शुरू करेंगे तो ऑलवेज ग्रहफल और राशिफल का कंसेप्ट आता रहेगा, बार बार वो कंसेप्ट को लाया जाएगा, और वो उस कंसेप्ट के पीछे ही पूरा कुंडली का रिजल्ट आता है। उसी से ही हमें समझ में आएगा कि किसका उपाय होना है, किसका उपाय नहीं होना है। रेखा में मेखा लगा देती का मतलब यही है कि जो शकी है, जो शकी प्लैनेट है, उसमें हम उपाय करके अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। रेखा में मेखा, है ना, रेख में मेघ,
रेख का मतलब, रेखा का मतलब हाथ की रेखाएं, और उसमें हम चेंज ला सकते हैं, यानी ऐसी रेखाएं जो बहुत छोटी छोटी रेखाएं हैं, जो शकी हैं, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं हाथ के अंदर। जो है हर 15 दिन के अंदर रेखा जो है, छोटी वाली रेखाएं बदल जाती है। तो अगर हम जैसे जैसे क्रम चेंज करते जाएंगे, हाथ की छोटी रेखाएं बदलती जाएगी, बड़ी और बड़ी रेखाओं में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि बड़ी रेखा ग्रह फल की होती है, और छोटी छोटी जो सहायक रेखा होती है वो शकी होती है, वो राशिफल की होती है। तो वही रेख में मेघ या रेखा में मेघ, रेखा में मेखा या रेख में मेघ लगा देती है, ये इस तरह की बात यहाँ की गई है। तो ये मैंने आपको तहमीद जो है लाल किताब के जो पेज नंबर 3 में है, इसको मैंने आज यहाँ कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इसके अपन आगे चलेंगे। धन्यवाद।